करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो में कहीं भी कोई भी गलती हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक वार्ड को समझना है। तो देखिए ये जो हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। माने कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, इस व्हाइट बोर्ड में कुछ और लिखा है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हमें बोला गया है कि ये क्या है, हमें समझाओ, ये क्या है समझाओ। तो पहले हमारे मन में क्या सवाल आए? पहला क्वेश्चन क्या है कि ये जो हेलो दिख रहा है यहां पर, ये जो हेलो ये क्या है? पहला सवाल हमारे मन में ये आएगा। उसके बाद क्या समझ में आएगा? एल्केन क्या है, ये सवाल हमारे मन में आएगा, एल्केन क्या है। उसके बाद एरीन क्या है। अब हम इन तीनों को यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि हेलो क्या है, एल्केन क्या है और एरीन क्या है। Let's start the topic. What is hello? Hello means halogen. Hello means halogen. अब आप पूछोगे कि भाई हेलोजन क्या है, हेलोजन क्या है? तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल, उस पर हमारे बहुत सारे रोज होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पीरियड। बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, 18 कॉलम और 17 रोज होते हैं। जो हमारी रोज होते हैं वो 7 है, जो हमारी कॉलम होती है वो 17 होती है। इस कॉलम को क्या कहा जाता है? ग्रुप्स। ये जो रो होती है इसे पीरियड कहा जाता है, ये जो कॉलम होती है इसे ग्रुप कहा जाता है। तो अब बात आती है हेलोजन की। हेलोजन का मतलब क्या है? हेलोजन और पीरियोडिक टेबल से लिंक क्या है? तो हमारी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में 18 ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल की 17 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, 17 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसे हम कहते हैं हेलोजन। तो हम हेलोजन का एग्जांपल देते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसीटेन। ओके, ये 5 है हमारा हेलोजन। तो अब समझ में आ गया कि हेलोजन क्या है, समझ में आ गया कि हेलोजन क्या है। तो अब बात करते हैं अल्केन की। अब बात करते हैं अल्केन की। तो देखिए हमारा जो हेलोजन का एग्जांपल क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसीटानिन। एसीटानिन क्लियर। अब हेलोजन क्या है हमें समझ में आ चुका है। अब बारी है अल्केन की। हमने बोला कि भाई ठीक है, हेलो का मतलब हमें समझ में आ चुका है, अब हमें समझाओ कि एल्केन क्या है। तो एल्केन क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ओके, ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। तो भाई कार्बन कंपाउंड आ रहा है, यानी कि हमें पहले कार्बन कंपाउंड को समझना चाहिए। कार्बन कंपाउंड क्या है? कार्बन कंपाउंड क्या है? इस दुनिया की, पूरी यूनिवर्स की जो भी कंपाउंड्स कार्बन से रिलेटेड हो, पूरी यूनिवर्स की जो भी कंपाउंड
कार्बन से रिलेटेड हो उसे हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड, उसे हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड। The compound which is related to the carbon, the compound which is related to the carbon is called carbon compound. Clear? अब कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कंपाउंड है। अब कार्बन कंपाउंड कितने तरह की, अब हम क्या जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। हमारा ये जो कार्बन कंपाउंड है ये दो तरह का है। कार्बन कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड and another is aromatic carbon compound. One of is aliphatic and another is aromatic. तो अब एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्या है? एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। Unsaturated carbon compounds. Okay, saturated carbon compound, unsaturated carbon compound, किसका क्लासिफिकेशन है? एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड। तब बात करते हैं कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है। अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल C2H6, ये क्या है भाई? इथेन है, ये है इथेन, ये एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। क्यों? कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। किसे? जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना हो। क्लियर? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि सीधा जवाब दे, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो भाई उस कंपाउंड को कहो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्लियर? अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होने वाला है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था तो हमने उसे कहा, क्या कहा? सैचुरेटेड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अब हम उसे क्या कहेंगे? ये भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। यानी कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच, एक से ज्यादा बॉन्ड, तो हम उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्लियर? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के एग्जांपल क्या है? C2H4, यानी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। फिर C2 कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है, तो 4 बॉन्ड बन गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हम जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं हम। तो अब हमें समझ में आ गया है कि ये जो एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है। अब बात करते हैं एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड। अब बात करते हैं एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड।
तो देखिए एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। इसे समझना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है इसे समझना। तो एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड जो है ये भी एक कार्बन कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर एरोमेटिक, जिसका नेचर एरोमेटिक हो। अगर सिंपली कहा जाए तो एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड क्या है, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जर्मन के एक साइंटिस्ट ने कहा, रिच हकल, उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्स की किसी भी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए तो उसे तुम कहोगे एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड। यूनिवर्स में किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन दिख जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड। वैसे ही अगर यूनिवर्स की किसी भी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो हम उसे कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। यूनिवर्स में कोई भी कंपाउंड में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो हम उसे कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। अब बात करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस एक इस तरह का है कि इसमें n की वैल्यू, इन दोनों में n की वैल्यू में डिफरेंस है। इसमें जो n की वैल्यू एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड में 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, n इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब कोई हमसे कहेगा कि इसमें n 0 नहीं होगा और इसमें n 0 होगा तो हम मानेंगे क्या, जी नहीं। हमें क्या चाहिए, सबूत चाहिए, हमें प्रूफ करना होगा कि इसमें n की वैल्यू 0 हो सकती है, इसमें n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो मैं यहां पर n क्या है, कार्बन। अगर n में 0 लेता हूं, अगर n में 0 लेता हूं तो कार्बन आटम कितने प्रेजेंट है, कार्बन इज इक्वल टू 0, यानी कि कार्बन कुछ भी नहीं, उसमें कार्बन आटम प्रेजेंट भी नहीं। मैंने एक कंपाउंड को लाया, उसमें देखा कि कार्बन है ही नहीं, तो भला वो कार्बन कंपाउंड कैसे बनेगा। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन ही ना हो तो वो कार्बन कंपाउंड भला कैसे बन सकता है। इसलिए यहां पर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। लेकिन अगर n को मैं 1 लेता हूं, अगर n की वैल्यू में 1 ले रहा हूं तो फिर उस कंपाउंड में क्या, एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि वो एक कार्बन कंपाउंड है। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर अगर मैं n की वैल्यू 0 लिया, n की जगह मैंने अगर 0 दे दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 0 + 2 इज इक्वल टू 0 + 2 इज इक्वल टू 2। अब जो पाई है ये क्या, ये कंस्टेंट है, यानी कि पाई यहां पर नेग्लिजिबल है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2। यानी कि यहां पर n की वैल्यू 0 हो सकती है, जबकि यहां पर अगर n की वैल्यू 0 लिया था हमने तो आंसर 0 आया था, आंसर 0। देखिए CnH2n + 2 होता है हमारा एल्केन का फॉर्मूला। अगर मैं n 0 ले लिया, कार्बन 0 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो क्या बनेगा भाई, H2 बन जाएगा। इसलिए यहां पर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर इसकी प्रॉपर रीजन की बात किया जाए तो इसके बारे में हम जानेंगे कहां पर, प्रिपरेशन मेथड, वहां पर जानेंगे कि इसकी एक्चुअल रीजन क्या है। तो अब हमने क्या देखा कि हेलो क्या है, हेलो यानी हेलोजन। अल्केन क्या है, अल्केन एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ये इट क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, 2 तरह के क्लासिफाई होंगे।
एक है एलोफेटिक, दूसरे एरोमेटिक। एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। व्हाट इज सैचुरेटेड? If single bond is present between carbon atom, then it is called saturated. If multiple bonds are present in carbon atom, unsaturated. अब एरोमेटिक की बात करते हैं। इस यूनिवर्स के जिस भी कंपाउंड में if any compound have 4n+2 pi electrons is called aromatic compound. Generally aromatic compounds are shows cyclic structure. ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये रिंग टाइप की स्ट्रक्चर शो करते हैं, रिंग टाइप की स्ट्रक्चर। अब एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है बेंजीन को। बेंजीन को सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला है C6H6। C6H6। अब देखिए ये बेंजीन को सबसे बेस्ट एग्जांपल क्यों माना जाता है कि जो बेंजीन होता है ना, इस पर रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ही स्टेबल होता है। बाकी जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनमें बेंजीन मोर स्टेबल होता है। बेंजीन इज मोर स्टेबल देन द अदर एरोमेटिक कंपाउंड, सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? एरोमेटिक कंपाउंड जो है, अगर किसी भी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहा है, तो हम इसे कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? n की वैल्यू 0 हो सकती है, जबकि एलिफेटिक में n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है बेंजीन। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है बेंजीन। तो चलिए कार्बन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। एरोमेटिक का एग्जांपल भी हमने ढूंढ लिया। एरोमेटिक की बेस्ट एग्जांपल बेंजीन। यानी कि इस चैप्टर में जहां भी एरोमेटिक कंपाउंड आएगा वहां पर हम बेंजीन का एग्जांपल लेंगे, जो कि एक एरीन है। एरीन, ओके। अब देखिए एरीन क्या है, समझ में आ गया? एरीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड है। एलोमेटिक, एरोमेटिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। एल्केन का मतलब क्या है? एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। हेलो का मतलब क्या है? एक हेलोजन है। अब बात करते हैं चैप्टर की नेम की। बात करते हैं चैप्टर की नेम की। किस इस चैप्टर का जो नेम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, यहां पर हमें कितने वर्ड्स दिख रहे हैं? 2 वर्ड्स। एक तो हेलो एल्केन, दूसरा है हेलो एरीन। तो बात करते हैं कि हेलो एल्केन क्या है। हेलो का मतलब समझ में आ गया कि हेलोजन है। एल्केन का मतलब भी समझ में आ गया कि ये एल्केन जो है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। एरीन क्या है ये भी समझ में आ गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि हेलो एल्केन क्या है। क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई? क्या समझ में नहीं आ रहा? हेलो एल्केन सिंपल है, हेलोजन प्लस एल्कीन। हेलोजन प्लस एल्कीन। क्या समझ में नहीं आ रहा? कुछ नहीं। एक हेलोजन को ले आओ क्लोरीन, एक एल्कीन को ले आओ मीथेन CH4, स्ट्रक्चर बना दो CH4 का। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। तो अभी हमें क्या करना है? देखिए अभी तक हमारे पास ये नहीं है, एक CH4 है, स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब हमें क्या कहा गया कि इसमें एक हेलोजन को जोड़ दो, क्लोरीन को जोड़ दो। तो अब हम क्या करेंगे? इस पर एक क्लोरीन को जोड़ दिया, बोला गया जोड़ दो, जोड़ दिया, क्या बात। लेकिन ये जो कार्बन एटम है ना, इसने क्या कहा? इसने क्या कहा कि कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूं जानते हुए भी तुम एक और चीज दे रहे हो मुझे बॉन्ड बनाने के लिए। तो उसने क्या किया कि यहां से एक हाइड्रोजन को उसने हटा दिया। एक हाइड्रोजन को उसने हटा दिया, यानी कि ये वाला बॉन्ड खत्म, ये बॉन्ड खत्म, हाइड्रोजन की बॉन्ड टूट गई। अब इसमें जुड़ गया क्लोरीन। देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड्स हुए? 1 2 3 4,
4 बॉन्ड। अब कार्बन ने कहा कि मैं ठीक हूं, यानी कि CH4 था। जैसे ही हमने इसमें एक क्लोरीन को जोड़ा, क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट गया, एक क्लोरीन आकर यहां पर जुड़ गया। ये कैसे हो रहा है, ये हम प्रिपरेशन मेथड में समझेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और एक कॉम्प्लेक्स वीडियो भी है। ये जो प्रिपरेशन मेथड है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर समझ गए एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म को, तो ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा है, तो ये बन जाएगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो हमने क्या बात कर रहे थे, हेलो एल्केन क्या है। हेलो एल्केन यानी कि हेलोजन प्लस एल्केन। एक एल्केन था, उसमें हेलोजन को जोड़ दिया, 3 हाइड्रोजन रह गए, एक क्लोरीन, CH4 से ये बन गया CH3Cl, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोमीथेन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। अब बात करते हैं हेलो एरिन, बात करते हैं हेलो एरिन। हेलो एल्केन क्या है, समझ में आ चुका है। अब हेलो एरिन क्या है, हेलो एरिन क्या है, देखिए सिंपल, कुछ नहीं है। एक एरिन का एग्जांपल दीजिए मुझे। एरिन यानी कि बेंजीन। एक बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बनवाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह सा। यहां पर एक कार्बन एटम है, यहां पर क्या कार्बन, यहां पर कार्बन, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। आप तो जानते हैं इसका फॉर्मूला C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब बात करते हैं ये क्या है, ये एरीन है, ये एरीन। अब हमें इसे क्या बनाना है, हेलो एरीन बनाना है, यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन को जोड़ना है, इसमें एक हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो जैसे ही हमने इसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिया, इसके अंदर हाइड्रोजन को भेज दिया, इसने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, इस क्लोरीन को लाकर यहां पर जोड़ दिया। यानी कि ये कैसा बन गया, कुछ इस तरह सा बन गया। ये यहां पर था क्या, हाइड्रोजन, उसने हाइड्रोजन को क्या किया, हटाया, भाई तू चल, बुलाया किसको, क्लोरीन को, बन गया क्या, C6H5Cl, इसका नाम देखिए, ये था बेंजीन, मिल गया क्लोरो, तो बन गया ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लियर, ये हेलो एरीन है, ये क्या है, एक हेलो एरीन। क्लियर, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है, क्लियर है अभी। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के ओर, एक और स्टेप हमारा बढ़ाते हैं, एक और पद। चलिए तो अब हमने क्या समझा कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। अब उसके अगला स्टेप क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लियर, इसे हमें पढ़ना है। तो देखिए
ये जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है ना, ये दो तरह से क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो पहला क्या है, अटैचमेंट ऑफ हेलोजेन, यानी कि वो जो कंपाउंड है उसमें कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, और ये जो है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ओके। ये जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन डिपेंड अपॉन टू टाइप्स ऑफ बेसिस, वन अटैचमेंट ऑफ हेलोजन एंड अनदर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अटैचमेंट ऑफ हेलोजन को लेकर क्लासिफाई किया गया है और हाइब्रिडाइजेशन को लेकर क्लासिफाई किया गया है। अब बात करते हैं ये जो हेलोजन की अटैचमेंट, इसे कितनी तरह से क्लासिफाई किया, ये किस तरह का। अब देखिए मेरे पास एक हेलो एल्केन है, CH4 था मेरे पास, ये बन गया CH3Cl, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना। CH4 था, 4 हाइड्रोजन है, तो उसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन को जोड़ दिया। ये क्या है, क्लोरोमीथेन। अब देखिए हमें क्या ढूंढना है, किसमें कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक कोई और है क्या, कोई और का हेलोजन एटम नहीं, तो इसे हमने कहा मोनो हेलो एल्केन। If any halo alkane have one halogen is called monohaloalkane। अगर कोई भी हेलो एल्केन में एक हेलोजन जुड़ा हो तो हम उसे कहेंगे मोनोहेलोएल्केन। अब अगर इसमें 2 क्लोरीन को जोड़ दूं तो, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन यहां पर था, मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को भी हटाया, यहां पर एक और क्लोरीन को जोड़ दिया। अब कितने क्लोरीन हो गए, ये है पहला, ये है दूसरा, यानी कि 2 क्लोरीन। अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे डाइहेलोएल्केन। क्या, डाइहेलोएल्केन। अगर 3 क्लोरीन को जोड़ता हूं तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्राइहेलोएल्केन। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है कि इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। कार्बन ने कहा कि भाई तुम मुझ में 3 क्लोरीन को नहीं जोड़ सकते, तो हमने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं जोड़ सकते, हमारा मन कर रहा है हम जोड़ेंगे। तो उसने कहा कि भाई मुझ में जोड़ा जा रहा है या तुझ में, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 3 क्लोरीन को लेकर अपनी जेब में घूमूं। अपनी जेब में मैं 3 क्लोरीन को लेकर नहीं घूम सकता, इतना टेंशन मुझे मत लो। तो इसने क्या किया कि मैं इस तरह से नहीं बनूंगा, कह दिया, इसने क्लोरीन को अटैच नहीं किया। तो हमने क्या किया, भाई हमें तो बोला गया है कि 3 क्लोरीन को जोड़ना है, हम बेचारा क्या करें, हम तो विवश है। तो हमने क्या किया कि 3 अलग अलग कार्बन में 3 क्लोरीन को जोड़ दिया, 3 क्लोरीन को जोड़ दिया, तो ये बन गया ट्राइहेलोएल्केन। कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, 3, 1 2 3, यानी कि ये बन गया ट्राइहेलोएल्केन। क्लियर। अब ऐसे 4 कार्बन कंपाउंड आएंगे तो 4 क्लोरीन को जोड़ूंगा, ये क्या बनेगा, टेट्राहेलोएल्केन। अगर 5 कार्बन आ गए तो पेंटाहेलोएल्केन, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि ये जो डाइहेलोएल्केन है ना, ये जो डाइहेलोएल्केन है, ये बहुत ही शरारती है। ये भाई साहब बहुत ही शरारती। इन्होंने क्या कहा
कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एक ही रूप बना दिया, तो फिर मेरा दूसरा रूप कहां जाए? तो हमने पूछा दूसरा रूप क्या है, तो ये कहता है कि मेरा दो रूप है, एक है जेम डाई हैलाइड, एक है जेम डाई हैलाइड और दूसरा है विसिनल डाई हैलाइड। उसने कहा कि मेरा दो रूप है, जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। तुमने तो एक रूप को बनाया। अब देखो जेम डाई हैलाइड क्या है, विसिनल डाई हैलाइड क्या है, हमने पूछा। डाई हैलाइड भाई साहब से हमने पूछा कि भाई जेम डाई हैलाइड क्या है, विसिनल डाई हैलाइड क्या है, ये दो रूप क्या है, जरा बताओ इसकी बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री। तो उसने कहा कि अगर एक कार्बन पर तुम दो क्लोरीन को जोड़ रहे हो, यानी कि एक कार्बन पर अगर दो हैलोजन को जोड़ रहे हो, तो वो कहता है कि मैं जेम डाई हैलाइड हूं, मैं जेम डाई हैलाइड हूं। तो हमने पूछा ऐसा क्या, ठीक है, तो अब बताओ कि विसिनल डाई हैलाइड क्या है। तो उसने कहा कि अगर दो अलग अलग कार्बन पर तुम दो क्लोरीन को जोड़ रहे हो, तो वो कहलाएगा कि मैं विसिनल डाई हैलाइड हूं। ऐसा क्या, तुम्हारा दो दो रूप है, जेम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, क्या बात है। तो जेम डाई हैलाइड क्या है समझ में आ गया। अगर एक कार्बन पर दो क्लोरीन को यानी कि दो हैलोजन को अटैच किया जाए तो ये है जेम डाई हैलाइड। अगर दो अलग अलग कार्बन पर दो हैलोजन को अटैच किया जाए तो वो बन जाएगा हमारा विसिनल डाई हैलाइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है विस डाई हैलाइड। क्लियर। देखिए क्या है, हमने क्लासिफाई किया जेम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, किसको, डाई हैलाइड को। हमारा जो ये हेलो एल्केन है ना, इसका एक और नाम है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो ये जो मोनो हेलो एल्केन यानी कि मोनो एल्काइल हैलाइड, डाई हेलो एल्केन डाई एल्काइल हैलाइड, ट्राई हेलो एल्केन ट्राई एल्काइल हैलाइड। मोनो हेलो एल्केन बहुत ही अच्छा है, इसकी कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो ये जो डाई हेलो एल्केन आ गया, ये बहुत शरारती था, इसने कहा मेरा दो रूप है, तो हमने किया ठीक, दो रूप को बनाते हैं, क्या करेंगे। वैसे ही जब ट्राई हेलो एल्केन आया, वो भी बहुत अच्छा था, तीन अलग अलग कार्बन पर तीन क्लोरीन को जोड़ दिया। उसने कहा कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, इक्वल दिया। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है कितने तरह की, मोनो, डाई, ट्राई, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। मोनो यानी कि एक, डाई यानी कि दो, ट्राई यानी कि तीन, टेट्रा यानी कि चार, पेंटा यानी कि पांच। अगर तीन क्लोरीन है तो ट्राई हेलो एल्केन बोल दो, अगर चार क्लोरीन है तो टेट्रा हेलो एल्केन बोल दो, पांच पेंटा हेलो एल्केन बोल दो। ढूंढना सिर्फ ये है कि कितने हेलोजन, और कुछ नहीं देखना, कितने हेलोजन। अब इसका नाम कैसे दिया जाता है, हाउ टू नेमिंग द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, वी हैव टू रीड इन नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, तो अब बात करते हैं, ये जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, ये दो तरह का, दो बेसिस पर इसकी क्लासिफाई किया जाए, एक अटैचमेंट ऑफ हेलोजन, दूसरा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो मिटा देते हैं इन सबको। अब हमें क्या करना है कि हाइब्रिडाइजेशन से हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को क्लासिफाई करना है। हाइब्रिडाइजेशन, मैं हाइब्रिडाइजेशन को समझाने से पहले एक और चीज समझाना चाहूंगा, एक और चीज बोलना चाहूंगा जो कि हमारी अटैचमेंट ऑफ हेलो एल्केन से जुड़ा है। अटैचमेंट ऑफ हेलोजन से जुड़ा है। देखिए हमारा जो हेलो एल्केन था कितने तरह का था, मोनो,
मोनो हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन, ट्राई हेलो एल्कीन। वैसे ही मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन, इस हाइब्रिडाइजेशन से जाने से पहले, हाइब्रिडाइजेशन को जाने से पहले मैं आपको हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन क्लियर करवा देता हूं। ये कुछ नहीं है भाई साहब, बहुत इजी है, बिल्कुल उस तरह का है। तो देखिए ये जो हेलो एरीन है यानी कि बेंजीन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, बेंजीन। तो मेरे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, उसमें 6 कार्बन जुड़ा है, ओके, 6 हाइड्रोजन जुड़ा है, 6 हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, जुड़ा तो जोड़ देते हैं। तो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाया, यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया। तो देखिए यहां पर कितने क्लोरीन है, इस कंपाउंड में, बेंजीन कंपाउंड में कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, 1 क्लोरीन, यानी कि ये क्या है, मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। अगर मैं यहां पर 2 क्लोरीन को जोड़ दूं तो डाई हेलो एरीन, अगर 3 को जोड़ दिया तो ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। ऐसे अगर 4 को जोड़ू तो टेट्रा हेलो एरीन। क्लियर, बात दोनों में एक ही, बात दोनों में एक ही है। तो अब हम बात करने वाले थे हाइब्रिडाइजेशन की, अब बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ओके, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। भाई साहब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा, क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में हमें सबसे पहले जिस भी आटम का, जिस भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हमें करना है, पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होगा। उसे समझने के बाद ही हम जा पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सीक्वेंस है, तो मैंने यहां पर एक पहले लिख देता हूं, 1s 2s 3s 4s 5s, 2p 3p 4p 5p 3d 4d 5d 4f 5। क्लियर, तो हमें इन तीनों की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल कंपाउंड में जाने के बाद ही उन चीजों की इस्तेमाल। तो देखिए ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए 1, ऊपर से नीचे 2, ऊपर से नीचे 3, ऊपर से नीचे 4, ऊपर से नीचे 5, ये 5s इसमें आ जाएगा। क्लियर, देखिए इसका सीक्वेंस लेते हैं, 1s थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसका नंबरिंग भी करना है, 1s ऊपर से नीचे, उसके बाद फिर से ऊपर, ऊपर से नीचे 2s, फिर ऊपर गए 2p, उसके बाद क्या आया 3s, फिर ऊपर गए क्या आया 3p, उसके बाद क्या आया 4s, फिर से ऊपर गए क्या आया 3d, उसके बाद क्या आया 4p, उसके बाद क्या आया 5s। क्लियर, इसका सीक्वेंस हमने लिया है। इस सीक्वेंस को लाने के लिए इस स्ट्रक्चर को याद रखना इजीली आ सकता है। अगर आप सीक्वेंस को याद रखेंगे तो और भी अच्छी बात है, स्ट्रक्चर में टाइम वेस्ट नहीं होगा।
तो अगर सीक्वेंस याद नहीं रह रहा है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, स्ट्रक्चर को याद रखिए, अपने आप सीक्वेंस आ जाएगा। तो अब समझने वाली बात ये है कि एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है। ये जो एस, पी, डी, एफ, इन सब के बारे में हमने बात की। ये सब क्या है? ये सब एक सबसेल है, सबसेल। ये सबसेल, ये जो सबसेल है इनकी पी ऑर्बिट्स होती है, जो कि एस की एक ऑर्बिट है, पी की 3 ऑर्बिट है, डी की 5 ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5। ये जो एफ की 7 ऑर्बिट्स है, 1 2 3 4 5 6, गिनती नहीं आ रहा है, 7 गिनती नहीं आ रहा, मैं क्या करेंगे, गिनती करना पड़ा, 3 से 7। क्लियर। अब बात क्या है कि ये जो हर एक ऑर्बिट्स है ना, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से पेयर में ये इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए, ये चार्ज है इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो एस सबसेल है उसमें मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखा, 2 ही रह सकते, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते। यहां पर भी एस सबसेल है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है पी सबसेल की। देखिए हमने क्या कहा, हर एक ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर बन के रहेंगे। यहां पर 3 ऑर्बिट्स है, यानी कि इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 6। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते। यहां पर आ गया फिर से एस में कितने, 2, इस पर 6, पी में 6, एस में 2। अब बात आती है डी में, भाई कितने ऑर्बिट से, 1 2 3 4 5। हर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर 2 2 2 2 2, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन्स। डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब पी की बात आती है 6 इलेक्ट्रॉन, एस की बात 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इस चीज को ध्यान से समझिए, एसपीडीएफ क्या है। यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 6 8 10 12 14, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एफ सबसेल में। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी काम हमें आगे आने वाला, इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे। जब एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहा जाता है, हाफ फील्ड ऑर्बिट। हाफ फील्ड ऑर्बिट, क्योंकि इसमें आधा है, 2 इलेक्ट्रॉन रहनी चाहिए, एक रह रहा है, यानी कि आधा है, हाफ फील्ड ऑर्बिट। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह गए तो यह इसे क्या कहा जाएगा, फुल फील्ड ऑर्बिट। फुल फील्ड ऑर्बिट। क्लियर। अभी ये क्या है, फुल फील्ड है। अगर बात में इसकी करूं तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड है। अब चौंकाने वाली बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो 3 ऑर्बिट है ना, इन तीनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी हम इसे हाफ फील्ड या फुल फील्ड कहेंगे। तो देखिए, अगर 3 ऑर्बिट है, इसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट खाली है, तो क्या हम इसे हाफ फील्ड कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हाफ फील्ड। तो क्या ये हाफ फील्ड ऑर्बिट है? जी नहीं। क्या फुल फील्ड ऑर्बिट है? क्या हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है? जी नहीं। यानी कि ये हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है। फुल भी नहीं, हाफ है। क्योंकि
ये जो ऑर्बिट्स, ये जो सबसेल क्या कहते हैं, तुम भाई जो भी दो हम लोगों को समान रूप में दो, इक्वल दो, इससे ज्यादा इसे कम ऐसे मत दो। इसलिए अगर हम तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ये हाफ फिल कहलाएगा, ये हाफ फिल कहलाएगा। अगर दो दो दे रहे हो तो ये फुल फिल कहलाएगा। अगर तुम इसे दो ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या फिर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो फिर ये हाफ फिल नहीं है कि फुल फिल भी नहीं। हाफ फिल और फुल फिल तभी बन सकता है जब उसकी जितनी ऑर्बिट्स हो, उस सबसेल की जितनी भी ऑर्बिट्स हो, उन सारे ऑर्बिट्स में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उन सारे ऑर्बिट में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तभी हम उसे हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड कहेंगे। अब ये जो देखिए हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में डिफरेंस क्या है। मानिए ये एस सबसेल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, फुल फिल्ड है। अब मैंने क्या किया कि एस सबसेल को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या है, ये हाफ फिल्ड। ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिट और ये जो फुल फिल्ड ऑर्बिट है, ये दोनों स्टेबल होते हैं, ये दोनों स्टेबल होते हैं, जबकि एक हाफ फिल्ड या फिर फुलफिल्ड ना होने वाला ऑर्बिट इनसे कम स्टेबल है, लेस स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो अब बात करते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिट की और फुलफिल्ड ऑर्बिट। ये जो फुलफिल्ड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी लेवल हाई है हाफ फिल्ड से। हाफ फिल्ड से इसकी एनर्जी लेवल हाई। क्लियर? सबको मिटा देता हूं, क्लियर हो जाओगे आप लोग। देखो मेरे पास एक फुल फील्ड है, एक हाफ फील्ड है। इसकी जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है। अरे देखो दो इंसान है, दोनों इंसान है, मेरे पास दो इंसान है, दो आदमी है मेरे, और सामने वाले की एक, वो एक ही, वो अकेला है, मैं दो, मेरे पास दो है। तो जीतेगा कौन? अगर आपस में लड़ाई हुई तो जीतेगा कौन? जिसके पास दो। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा एनर्जी है। वैसे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास ज्यादा ताकत है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आधा है, यानी कि इससे आधा ताकत है इसके पास। इसलिए इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी लेवल कम होगी। तो यहां से शुरू होता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। यहां से शुरू होता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन को जाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहां पर जो चीज भी समझाया है, जो चीज भी समझाई गई है, वो सब आगे जरूरत पड़ने वाला है। ध्यान से समझिए इस चीज को। ओके, तो हम एटम्स एग्जांपल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जगह नहीं है इतनी। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। पहले आएगा कौन? 1s सबसे आया। हाइड्रोजन की कितनी इलेक्ट्रॉन है? एक। तो मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया। 1s सबसे है, इसमें क्या दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसने एस सबसेल को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो कि हाफ फील्ड है। अब हीलियम की बारी आई, इसकी दो है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी 1s काम कर गया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन एस को दे दिया, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया। ये क्या फुलफिल बन गया। इसने कहा भाई हीलियम तो बहुत अच्छा है, हाइड्रोजन कुछ अच्छा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन देता है सबसे।
बारी आई लिथियम की, इसने भी वही किया। पहले इसकी इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, काउंट कर दो, 3 है। इस सबसेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 है, तो 2 रह गए। बचा कौन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसने बुलाया 2s और 2s सबसेल। तो यहां पर क्या रह गया, एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए ये जो इसकी 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1s को दे दिया 2, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो किसको देगा, इसलिए इसने बुलाया 2s को कि 2s तो भाई आजा, उसने उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहां पर बन गया 1s2 2s1। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2s। देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं बेरिलियम की, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया, 1s को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2s को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2s को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया, दोनों ही फुलफिल्ड बन गए, दोनों सबसे। देखिए यहां पर एक फुलफिल है, एक हाफ फिल है, यहां पर दोनों ही फुलफिल। अब आ रही है बोरन की, उसने क्या किया, 1s सबसेल को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसकी 5 है, 1s को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3, 2s को दे दिया 2, बच गया कौन, 1, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4। तो इसने क्या किया, 2p को बुला लिया, 2p को बुला लिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया है 2 सबसेल को, 1 2p को दे दिया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया, 1s में 2, 2s में भी 2, ये जो 2p आ गया, इसमें सिर्फ 1 रोया, 2p रोया, कहा भाई मैं इतना बड़ा हूं, इतनी बड़ी पेट है मेरी, तुम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। अब बारी आई कार्बन की, हमारे सबसे बड़े मेहमान कार्बन। इनकी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स, 6 है। 1s सबसेल को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2s को भी 2 दे दिया, 2p को भी 2 दे दिया। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया, 2 2 भाई मुझे भी 2। क्लियर। अब हमारे मन में सवाल आ रहा है, अब हमारे मन में सवाल ये आ रहा है कि देखिए कार्बन की 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने 1s को 2 दे दिया, 2s को 2 दे दिया, तो फिर 2p को जो 2 दिया वो इस तरह से क्यों नहीं दिया, इस तरह भी तो दे सकता था, इस तरह भी तो दे सकता था, 2 2 4 2 6। उसने ऐसा ना करके इस तरह से क्यों किया, दोनों ऑर्बिट में एक एक क्यों दिया, एक ऑर्बिट को फुलफिल क्यों नहीं बनाया। बताया था मैंने वहां पर, ये जो ऑर्बिट्स है अगर फुलफिल बनना चाहेंगे तो तीनों के तीनों ऑर्बिट फुलफिल बनना चाहेंगे, अगर हाफ फिल बनना है तो तीनों के तीनों हाफ फिल बनना चाहेंगे। इनमें एकता है, जो भी करेंगे तीनों मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे, ज्यादा कम कुछ भी नहीं चलेगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, पहला चीज क्या है, किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो पहला चीज जो है वो है उसकी इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे फाइंड आउट करना है हमारा सबसे पहला स्टेप। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑर्बिट्स को इक्वल इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ऑर्बिट्स को इक्वल, जो कि हमारी सीक्वेंस है ऑर्बिट्स, इसके अनुसार हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। ओके, पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s2 आएगा,
उसके बाद 2p आएगा, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। जो भी जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस को आप ले आइएगा तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर? तो मिटाते हैं। अब बात करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन की। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लिया, इतनी की जरूरत नहीं, लेकिन इतनी की जरूरत है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को हमें देखना है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को देखने से पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। 1s2, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p2, ओके, 1s2, 2s2, 2p2। हमारा जो कार्बन है ये 3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इट शोज 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसको कहा जाएगा? अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो, अगर कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो हम उसे कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन एटम में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो, एक कंपाउंड है उसपे अगर कहीं भी कार्बन में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो उसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर किसी कंपाउंड में कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है तो उसे कहेंगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3, sp2, sp, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इस टॉपिक को अगर अच्छी तरह से और भी समझना चाहते हैं कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसका एक और वीडियो, एक स्पेसिफाइड वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों के लिए। उसमें सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात करें, क्योंकि भाई ये समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा हमें, तभी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, वरना नहीं। तो इसलिए हमें पूरी की पूरी बेसिक समझनी है, पूरी कुंडली छान मारनी है, पूरी कुंडली। क्लियर? तो इसका अगला वीडियो, यानी कि इस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के बारे में हम एक और स्पेसिफाइड वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा वो। तो वहां से आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली समझ सकते हैं। तो कार्बन कितनी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? 3। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3, sp2, sp। कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, कार्बन पर डबल बॉन्ड, कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? अब देखिए, अभी हमें समझना है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, of carbon, how many types of haloalkane and haloarine? According to basis of hybridization of carbon, how many types of haloalkane and haloarine? What is the classification of haloalkane and haloarine according to hybridization of carbon? अब इस चीज के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि आज तो भाई ज्यादा वक्त हो गया है, बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत जल्दी आने वाला है हमारा अगले लेक्चर। तो इस मेरी सारी की सारी लेक्चर्स की न्यू अपडेट आप पाना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब्सक्राइब बढ़ानी है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरी सारी न्यू अपडेट्स, अब देखिए मैंने बात की हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन की, अगर मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा? इस तरह की स्पेसिफाइड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सारी अपडेट्स को पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।